वेलकम स्टूडेंट। आज हम लाभ के अगले सिद्धांत लाभ के अनिश्चितता वहन संबंधी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। लाभ का अनिश्चितता वहन संबंधी सिद्धांत शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एफ एस नाइट ने प्रस्तुत किया। उन्होंने लाभ का कारण मुख्यतः अबीमा योग्य जोखिमों को उठाना अथवा अनिश्चितता को झेलना माना है। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में देखा था, प्रोफेसर एफ एस नाइट ने लाभ के जोखिम सिद्धांत की आलोचना करते हुए अपना तथ्य प्रस्तुत किया कि जोखिमें दो प्रकार की होती हैं, बीमा योग्य जोखिमें और अबीमा योग्य जोखिमें। अबीमा योग्य जोखिमें वे जोखिमें जिनका कि बीमा नहीं हो सकता है। उन जोखिमों को उठाना ही मुख्यतः उन जोखिमों को उठाने के कारण ही उद्यमकर्ता को मुख्यतः लाभ प्राप्त होता है। और जिन जोखिमों का बीमा हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आगजनी की घटना, मृत्यु हो जाए, चोरी हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, जिसका यदि आपने बीमा करवा रखा है तो बीमा के माध्यम से उद्यमकर्ता उस जोखिम से मुक्त हो सकता है। तो अतः उन्होंने कहा कि अबीमा योग्य जोखिमों को उठाने के फलस्वरूप ही उद्यमकर्ता को लाभ की प्राप्ति होती है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इसको अनिश्चितता के संदर्भ में लिया है कि निश्चित नहीं होता कि आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रोफेसर नाइट के अनुसार जोखिम और अनिश्चितता में अंतर होता है। अनिश्चितता में अनिवार्यतः जोखिम होती है, लेकिन सभी जोखिमों में अनिश्चितता नहीं होती है। इसका अर्थ है कि जो सारी अनिश्चितताएं हैं कि आपने प्रोडक्ट बनाया, वो मार्केट में बिकेगा या नहीं, जितनी कॉस्ट लगाई उसके फलस्वरूप उतनी आय की प्राप्ति होगी या नहीं, ये सारी अनिश्चितताएं जिनमें एक जोखिम संभवतः शामिल रहता है। लेकिन सभी जोखिमों में अनिश्चितता नहीं होती है। यानी वे जोखिमें जिनका बीमा करवा दिया गया है, बीमा योग्य जोखिमें हैं, उनमें अनिश्चितता का तत्व नहीं पाया जाता है। क्योंकि यदि बीमा कोई ऐसी संभावना उत्पन्न होती है तो बीमा के माध्यम से उस प्रीमियम को चुका करके उद्यमकर्ता उसके फलस्वरूप उसकी भरपाई कर लेता है, जिसके कारण वो जोखिम नहीं कही जा सकती है। इसलिए कहा गया है कि सभी जोखिमों में अनिश्चितता नहीं होती है। अब बीमा योग्य जोखिमों की यदि हम प्रकृति को देखें तो हम कह सकते हैं कि बीमा योग्य जोखिमों में अनिश्चितता नहीं पाई जाती है। उद्यमकर्ता बीमा कंपनियों को प्रीमियम दे करके इससे मुक्त हो सकता है। जैसे आग, मृत्यु, चोरी, दुर्घटना, इनका बीमा करवा दिया जाए तो ऐसी घटनाएं होने पर वो उसका क्लेम करके उसना जो नुकसान है उसकी भरपाई कर सकता है। परंतु जो अबीमा योग्य जोखिमें होती हैं वो मुख्यतः जो उसका कारण होता है वो मांग और पूर्ति की भावी दशाओं के संबंध में अज्ञानता या अनिश्चितता को माना गया है। जिसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि उद्यमकर्ता जो होता है वो उत्पादन लागत, पूर्ति का तो अनुमान लगा सकता है, कॉस्ट का अनुमान लगा सकता है कि उत्पादन साधनों का समन्वय करके वस्तु के उत्पादन में इतनी लागत आई। लेकिन मांग की दशाओं का अनुमान लगाना काफ़ी कठिन काम होता है कि उत्पादनकर्ता ने लागत दशाओं का पूर्ति का अनुमान तो लगा लिया, लेकिन पूर्ति के अनुमान के बाद मांग की दशाओं का अनुमान लगाना काफ़ी कठिन हो जाता है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों की सेवाओं तो निर्धारित कीमतों पर उद्यमकर्ता जुटा लेता है, माल का उत्पादन भी करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है। तो जहां उसने उत्पादन करना प्रारंभ किया और फाइनल प्रोडक्ट जब तक बना, इस बीच में मांग की दशाएं हैं वो परिवर्तित हो सकती है। इससे उद्यमकर्ता को मुनाफा भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए उद्यमकर्ता ने सोचा कि उस वस्तु की प्रोडक्ट की मांग होगी मार्केट में, लेकिन जब तक फाइनल प्रोडक्ट आया किसी दूसरे उसके प्रतिद्वंदी ने उससे बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड है वो फुलफिल, उसके प्रोडक्ट है उसकी डिमांड उतनी नहीं बढ़ेगी। तो एक तरीके से एक अनिश्चितता की स्थिति होती है कि उसको मुनाफा भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है। इसीलिए प्रोफेसर नाइट के अनुसार मुनाफे का जो लाभ है या मुनाफे का मुख्य कारण उन्होंने मांग व पूर्ति की भावी दशाओं और के संबंध में अज्ञानता और अनिश्चितता का पाया जाना माना है।
व्यावसायिक हानियों या घाटों का बीमा करवाना भी संभव नहीं होता, क्योंकि व्यावसायिक हानियाँ या घाटा होता है तो उसका जो प्रतिफल होता है वो उद्यमकर्ता को स्वयं को सहन वहन करना पड़ता है, जिसका भी बीमा करवाना संभव नहीं होता है। तो ये इस प्रकार की प्रकृति है, अबीमा योग्य जोखिमों की प्रकृति है, जो कि उसे बीमा योग्य जोखिमों से अलग प्रदर्शित करती है। अबीमा योग्य जोखिमों की प्रकृति के आधार पर अबीमा योग्य जोखिमें मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। पहली प्रतिस्पर्धा की जोखिमें, दूसरी तकनीकी जोखिमें, तीसरी सरकारी हस्तक्षेप की जोखिमें और चौथी है व्यावसायिक तेजी मंदी की जोखिम। प्रतिस्पर्धा की जोखिमों में सामान्यतः कहा जाता है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण उद्यमकर्ता के लाभ कम हो जाते हैं, कि किसी भी वस्तु के प्रोडक्ट उत्पादक उद्यमकर्ता यदि मार्केट में 10 हैं, 10 के होने के बाद भी यदि और अधिक उत्पादक बढ़ जाते हैं तो जितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी उतनी ही ज़्यादा जो प्रतिस्पर्धा होगी प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे, तो उतने ही ज़्यादा जो उपभोक्ता पक्ष है वो उन उत्पादकों के संदर्भ में आपस में बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो उद्यमकर्ता के लाभ होते हैं वो सामान्यतः कम हो जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है, जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर होते हैं, उतने ही एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत उद्यमकर्ता के लाभ जो हैं वो कम होते चले जाते हैं। तकनीकी जोखिमों का कहा जाए तो तकनीकी जोखिमें तकनीकी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है, कि एक उत्पादक दूसरे उत्पादक से बेहतर तकनीक अपना सकता है, अथवा स्वयं पुरानी या प्रचलित जो तकनीक है वही बदल जाती है, कि दूसरे उत्पादक ने यदि कोई बेहतर तकनीक ले आई तो उसकी कितनी भी एडवांस हो वो उसके परिप्रेक्ष्य में वो पुरानी तकनीक बन जाती है। तो तकनीकी जोखिमें भी होती हैं, जिसके कारण जो उद्यम करता है उसको लाभ की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा है सरकारी हस्तक्षेप से व्यवसाय व उद्योग के लाभ प्रभावित होते हैं, कि जो सरकार होती है उसकी जो नीतियाँ होती हैं उससे इनके व्यवसाय उद्योग के लाभ है वो प्रभावित हो सकते हैं, कि यदि उनके फेवर में होता है तो उनके उद्योग को प्रॉफिट होता है, यदि उनके फेवर में नहीं होता तो उनको लॉस भी हो जाता है। नेक्स्ट है व्यवसाय में तेजी मंदी के दौर आने से भी परिस्थितियाँ हैं वो परिवर्तित होती हैं, जैसे कि तेजी की स्थिति होती है, स्फीति की स्थिति होती है तो उसमें लाभ बढ़ जाते हैं। अंडरस्टूड है कि महंगाई की स्थिति होती है, यानी वस्तुएं महंगी मिलती हैं, तो जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ा हुआ मिलता है तो उससे उद्यमकर्ता को लाभ की प्राप्ति होती है, कि जो वस्तु पहले 10 रुपये में बिक रही थी अब उसका दाम 20 रुपये हो गया, तो उसके पास इनकम की ज़्यादा प्राप्ति होती है, जिसके कारण उसके लाभ बढ़ जाते हैं। और मंदी के समय में लाभ हैं वो घट जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट है उसकी कीमत है वो गिर गई, तो जो उसकी लागत है वो भी वसूल नहीं हो पाती, तो उसके लाभ हैं वो घट जाते हैं। तो व्यवसाय में तेजी और मंदी का दौर होता है, इसके कारण भी उद्यमकर्ता के लाभ हैं वो प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार की जोखिमें हैं जिनके कारण उद्यमकर्ता के जो लाभ हैं वो निर्धारित होते हैं। इस प्रकार अनिश्चितता को उठाना उद्यमकर्ता का प्रमुख कार्य माना जाने लगा है। प्रोफेसर बोल्डिंग हैं, उन्होंने भी लाभ के अनिश्चितता वहन सिद्धांत का ही समर्थन किया है। फिर भी इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं, कि लाभ का जो अनिश्चितता वहन संबंधी सिद्धांत लाभ का एक पूर्ण सिद्धांत नहीं माना जा सकता है। इसके भी कुछ निम्न कारण हैं। जैसे पहला कह सकते हैं, उद्यमकर्ता विभिन्न उत्पादन के साधनों में परस्पर समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करता है और उसकी व्यावसायिक योग्यता का भी लाभ की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये अनिश्चितताओं के अलावा भी इनके अतिरिक्त भी कुछ तत्व हैं जिसके संदर्भ में कहा गया है कि उद्यमकर्ता की स्वयं की जो व्यावसायिक योग्यता होती है वो भी लाभ की मात्रा पर उसका प्रभाव पड़ता है, कि यदि वो अधिक कुशल होता है, यदि वो व्यावसायिक दृष्टि से व्यावसायिक योग्यता उसके अंतर्गत उसके पास उसका प्रशिक्षण व्यावसायिक योग्यता ज़्यादा होती है तो वो अधिक लाभ कमा सकता है। सेकंड पॉइंट, अनिश्चितता के अलावा लाभ के लिए अन्य परिस्थितियां जैसे एकाधिकार की स्थिति, नवीन पद्धतियों का उपयोग आदि भी प्रभावित हो सकते हैं। कि अनिश्चितता के अलावा कुछ तत्व हैं कि यदि उद्यम करता है एकाधिकारी की स्थिति है तो उसको जो लाभ मिलेंगे वो अवश्य उसकी एकाधिकारिता के कारण ही मिलेंगे, तो ये भी पक्ष हो सकता है। नवीन पद्धतियों का उपयोग हो सकता है कि उसने कोई ऐसी नवीन टेक्नोलॉजी अपनाई है जो कि मार्केट में उस वस्तु की लागत कम आए और
जो वस्तु की लागत कम है, वस्तु अट्रैक्टिव हो, या जिसके माध्यम से जब लागत कम आएगी उसको प्रतिफल के रूप में अधिक आय की प्राप्ति होगी तो उसके लाभ बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ तत्व होते हैं जो कि लाभ के लिए उत्तरदायी होते हैं। तीसरा है, अनिश्चितता को मापना काफ़ी कठिन काम होता है, इसलिए लाभ को ज्ञात करना भी कठिन हो जाता है। अनिश्चितता तथ्य ही अपने आप में एक अनिश्चित है, जो जिसको माप करना, उसका आकलन करना मुश्किल होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब अनिश्चितता को ही नहीं मापा जा सकता तो लाभ को कैसे मापा जाएगा, कि लाभ इस अनिश्चितता के कारण प्राप्त हुआ है, इसको मापने का कार्य काफ़ी कठिन हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है, कभी कभी अनिश्चितता वहन करने के बावजूद साहसी को हानि या घाटा उठाना पड़ जाता है, जो सिद्धांत की सहायता से नहीं समझाया जा सकता। कि अनिश्चितता यदि वहन कर भी ली उसने, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है साहसी को लाभ नहीं उठाए, उसके बजाय उसको घाटा उठाना पड़ जाए। तो ये सिद्धांत की सहायता से नहीं समझाया गया कि इस परिस्थिति में फिर जो उद्यम करता है उसको लाभ की प्राप्ति कैसे होगी। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं जो कि सिद्धांत के विपक्ष में कही गई हैं। फिर भी सिद्धांत के गुण या मूल्यांकन के रूप में हम कह सकते हैं कि लाभ का अनिश्चितता वहन संबंधी सिद्धांत एक व्यवहारिक सिद्धांत है। यह सामान्यतः यह हमें व्यवहार में दिखाई देता है कि एक अनिश्चित सी स्थिति होती है कि व्यापार उद्यमकर्ता उत्पादन करना प्रारंभ करेगा तो एक अनिश्चितता होती है कि उसे लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। तो इस तरीके से एक व्यवहारिक सिद्धांत है। प्रोफेसर A.K. दास गुप्ता जी हैं, उन्होंने भी अनिश्चितता को आर्थिक प्रणाली का एक स्थायी लक्षण माना है। तो इस सिद्धांत के समर्थन में अन्य अर्थशास्त्री भी आए हैं, तो उन्होंने भी अनिश्चितता को आर्थिक प्रणाली का एक स्थायी लक्षण माना है कि अनिश्चितता तो आर्थिक प्रणाली के साथ साथ चलती ही है। तो इस संदर्भ में निष्कर्षतः यह सिद्धांत जो है वो लाभ का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और जोखिम सिद्धांत की आलोचना करते हुए ये जोखिम सिद्धांत को भी काफ़ी अच्छे से स्पष्टीकरण करता है। तो इस सिद्धांत के रूप में हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने लाभ के अनिश्चितता वहन संबंधी सिद्धांत का अध्ययन किया।